Hello everyone. Hi, how are you? Is everyone fine? Everyone okay? Everyone doing okay? Okay, that's good. Okay. The pharmacy and therapeutic committees. ठीक है, वहीं पे हमारी फार्मेसी और थेरेप्यूटिक कमिटीज़ होती हैं. आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. वहाँ पर वही देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन, अगर जैसे कोई भी आप सोचो कमेटी सेटअप होनी है तो उसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. वहाँ पे मेंबर्स जो इंक्लूड किए जाएंगे उस कमेटी में, उसका एक ना एक उनकी भी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. उसके बेसिस पे वो कमेटी बनती है. फिर हम देखेंगे ये कमेटी काम कैसे करती है, पॉलिसीज़ कैसे बनाती है, पॉलिसीज़ के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, वो सब हम अपने इसमें P&T कमेटी में देखेंगे, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी. ऑर्गेनाइजेशन आप समझो कोई तो लीडर होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे चेयरपर्सन है, को चेयर है या सेक्रेटरी है. तो वो कैसे होते हैं, ये लीडरशिप्स होते हैं, ये सबसे आप हायरार्किकल लेवल पर देखो तो ये सबसे पहले आते हैं. ठीक है, चेयरपर्सन होता है वो सीनियर फिजिशियन हो सकता है. ठीक है, वो क्या करेगा, सीनियर फिजिशियन एक तरीके से डिस्कशन को या जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें एक अलाइनमेंट लेकर आता है. वो उसको हेड, एक तरीके से हेड मान लो, लीड करेगा वहाँ पर. वो हमारा कौन होता है, चेयरपर्सन सीनियर फिजिशियन हो सकता है, जो फिजिशियन सबसे ज़्यादा सीनियर हो उनमें से. को चेयरपर्सन होता है, वहाँ पे फार्मासिस्ट होगा. फार्मासिस्ट क्या करेगा, चेयरपर्सन एज अ सपोर्टिंग होगा, वो एजेंडा सेट करने के लिए होता है. ठीक है, जब फार्मेसी और थेरेप्यूटिक कमेटी है तो फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, उसके वो एब्सेंट नहीं हो सकता वहाँ पे. तो को चेयरपर्सन में हमारा फार्मासिस्ट आता है. वहीं सेक्रेटरी के टाइम पे देखा जाए, सेक्रेटरी क्या करता है, आपने भी बहुत जगह सुना होगा. सेक्रेटरी है, उसका काम क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना और कम्युनिकेशन कराना. ठीक है, वो भी एक तरीके से हमारा फार्मासिस्ट, मान लो एक फार्मासिस्ट होगा, वो सेक्रेटरी रोल प्ले करेगा, जिसमें उसका लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डॉक्यूमेंटेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए. पर्टिकुलरली इन दोनों के लिए काम करेगा. मेंबर्स कौन होते हैं यहाँ पर, आप देखोगे मेंबर्स कैसे बनेगी कमेटी. जो कमेटी है यहाँ पे मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी. एक तो फिजिशियन होगा, बहुत सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं, वहाँ से फिजिशियंस लिए जाएंगे. साथ ही साथ फार्मासिस्ट होंगे, नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर और कुछ और ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी मेंबर कमेटी में हमें ज़रूरत होती है, जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. सब कमेटीज़ में हमारी स्पेशलाइज सब कमेटी में क्या होता है, ADR, मेडिकल यूसेज इवैल्यूएशन एंड फॉर्मुलरी रिव्यू. वो सब कमेटी एक तरीके से इन सब चीज़ों को हमारी देखती है. मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स कब होगी, कुछ टाइमिंग सेट होना चाहिए, स्केड्यूल होना चाहिए. देखो मंथली बेसिस पे होगी एवरी मंथ, या क्वार्टरली बेसिस पर होगी एवरी 3 मंथ्स. डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूशनल नीड्स क्या है. इंस्टीट्यूशनल नीड्स के बेसिस पर वो मीटिंग सेट की जाती हैं. डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट से याद रखो कि रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे. जो मीटिंग मिनट्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, और डिसीजंस मेंटेन किए जाते हैं कि जिससे कि कंसिस्टेंसी रहे, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन बना रहे. ठीक है, यह होता है. कोलैबोरेशन होता है एक तरीके से, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट साथ में आके काम करते हैं. वो अलाइन करते हैं मेडिकेशन का यूज़ को, और यूज़ करने के बाद किसके बेसिस पर, इंस्टीट्यूशनल पेशेंट केयर गोल होता है, उसके बेसिस पर वो करते हैं. अब हमने देखा ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई कि हमारी कम्युनिटी जो थी, वो सॉरी नॉट कम्युनिटी, कमेटी जो थी वो कैसे बनी, साथ ही साथ जो फंक्शन है. अब ठीक है, बन तो गई, कुछ तो काम करेगी, कुछ तो काम होगा इसका. हाँ, तो वहीं पे हम देखते हैं कि हमारी इस आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, इट्स कमेटी का फंक्शन क्या है. ये एक तो फॉर्मुलरी मैनेजमेंट में काम करता है. ये बनाएगा, मेंटेन करेगा एक अपडेटेड लिस्ट, जो अप्रूव्ड मेडिकेशन है उसकी अपडेटेड लिस्ट बनाएगा. किसके बेसिस पर, हमारी एफिकेसी, सेफ्टी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बेसिस पर हमारा फॉर्मुलरी मैनेजमेंट काम करता है. ठीक है, हमारी कमेटी ऐसे फंक्शन करेगी. पॉलिसी डेवलपमेंट, देखो पॉलिसी भी बनेगी, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस स्टेब्लिश करनी पड़ेगी प्रिस्क्राइबिंग के लिए या फिर डिस्पेंसिंग के लिए, जिससे कि वो ना एक स्टैंडर्ड बेसिस पर प्रैक्टिस कर पाए. ठीक है, जैसे कोई भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मेंटेन करनी है हमें, तो हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं जिससे कि स्मूथली हमारा फंक्शन हो पाए. वो कमेटी जो फंक्शन कर रही है या जो पॉलिसीज़ बनाई हैं चीज़ों के लिए, वो प्रॉपरली हो पाए. फिर मेडिकेशन सेफ्टी आती है. मेडिकेशन सेफ्टी में यही है कि वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करते हैं कि जिससे कि मेडिकेशन एरर ना हो. ठीक है, मेडिकेशन एरर नहीं होगा तो हमारी पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाती है.
अगर सब कुछ स्मूथली रन करेगा, फॉर एग्जांपल कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होगा, तो पेशेंट की सेफ्टी बढ़ेगी। एजुकेट भी करते हैं, एजुकेशन के बेसिस पे वो ट्रेनिंग या कोई ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कुछ मेडिकेशंस हैं या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो स्टाफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, वो उनकी एक तरीके से ऐसे फंक्शन करते हैं, कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्रग यूज इवैल्यूएशन, वहीं पे ना जैसे जो प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न मेडिकेशन का यूज़ है उसको एक तरीके से प्रमोट करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन के बेसिस पे जो ड्रग का यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे वो चीज़ भी होती है कि इवैल्यूएट किया जाएगा टाइम टू टाइम, जिससे कि जो रेशनल ड्रग यूज़ था, यूटिलाइजेशन था, वो सही से हो पाए। कॉस्ट कंटेनमेंट से क्या होता है, जो हमारी मेडिकेशन की कॉस्ट होती है ना, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएट करने के बाद उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज लगाई जाती हैं कि जिससे कि जो अननेसेसरी एक्सपेंस है वो एक तरीके से रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, फालतू का खर्चा ना हो, और साथ ही साथ केयर क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कॉस्ट कंटेनमेंट से वो एक तरीके से ये देखते हैं कि अगर ठीक है, उन्होंने कमेटी ने एक डिसीजन मेकअप किया है, कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई की हैं कि वहाँ पे ना कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, या फिर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस था, फालतू का खर्चा था, वो कम हो जाए, ठीक है। वो कम होने की वजह से ऐसा ना हो कि क्वालिटी केयर ही कम हो जाए। क्वालिटी केयर जो है, हम जो केयर चल रही है उसकी क्वालिटी में ऊपर नीचे ना आए, तो वो भी साथ ही साथ देखना पड़ता है। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन होता है इस कमेटी का। फिर हमने देखा था पॉलिसीज़ भी डेवलप करते हैं। हमारी जो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिससे कि एक तरीके से सेफ, इफ़ेक्टिव, कॉस्ट एफिशिएंट मेडिकेशन आ सके हेल्थ केयर सेटिंग्स में, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था फॉर्मुलरी मैनेजमेंट होता है, इसका पर्पस क्या होता है, एक अप्रूव्ड लिस्ट होती है मेडिकेशन की, उसको मेंटेन करना पड़ता है। आप जस्ट सोचो, ऐसे एक लिस्ट बनाइए, फॉर्मुलरी की मैनेजमेंट में ये है, ये हमारी प्रॉपर एक लिस्ट है, उसको मेडिकेशन की लिस्ट को मेंटेन करना है। जिससे क्या होगा, क्यों मेंटेन कर रहे हैं हम, बताओ। सब चीज़ करने का पेशेंट हेल्थ केयर में क्या ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरी है कि जो मेडिकेशन है वो एक तरीके से सेफ रिजल्ट दे, इफ़ेक्टिव रिजल्ट दे, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव की तरह यूज़ किया जा सके। पर्पस हमारा जो ये पॉलिसी है उसको बनाने का यही होता है कि मेडिकेशन लिस्ट अप्रूव रहे, मेंटेन रहे, जो ज़रूरत है उसका वो सब कर सके। पॉलिसीज़ में हमारी न्यू ड्रग्स जो हैं उसका रिव्यू होना चाहिए टाइम टू टाइम। क्लिनिकल एविडेंस होते हैं, उनके बेसिस पर, सेफ्टी और कॉस्ट के बेसिस पर रिव्यू किया जाता है, ठीक है। फॉर्मुलरी मैनेजमेंट, आप ये सोचो कि कोई भी न्यू ड्रग आई है या कोई सब्स्टिट्यूट कॉस्टली ब्रांड है या जेनरिक है, वो इक्विवेलेंट है। एक हमारी प्रॉपर आप मानो लिस्ट हो गई है, वहाँ पे कोई भी नई ड्रग आई है या कोई सब्स्टिट्यूशन में कोई ड्रग आ गई है, उसको देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। एक तो उसकी सेफ्टी के बेसिस पे, उसकी कॉस्ट के बेसिस पे, और क्लिनिकल एविडेंस के बेसिस पे। इन तीन पर्टिकुलर चीज़ों के बेसिस पे रिव्यू करते हैं इनको। इसलिए पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि ये मेंटेन हो पाए और आगे यूज़ किया जा सके इसको। और साथ ही साथ जो हमारा फार्मा इकोनॉमिकली देखा जाता है उसको भी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मुलरी मैनेजमेंट होता है। फिर हमारे इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट आता है। इन पेशेंट जो मेडिकल एडमिट है, ठीक है, या फिर जो पेशेंट्स हैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में, तो उनका सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस हो पाए, उनको जो मेडिकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो एक तरीके से सेफ हो, उसको प्रमोट करा जाएगा वहाँ पर। और पॉलिसीज़ में क्या होता है, वहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑर्डर्स होते हैं कॉमन ड्रग्स के लिए, ठीक है, कि कॉमन ड्रग ऑर्डर्स जो है वो यूज़ किया जाए। साथ ही साथ हम इसमें जो इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट होता है उस पॉलिसीज़ में आता है सेफ डोज रेंज होनी चाहिए, वो सेट की जाए पेशेंट ग्रुप के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जो पीडिया पॉपुलेशन है या पीडिया ग्रुप है, उसको एक जो हमारी डोज की रेंज है वो सेट होनी चाहिए जिससे वो सेफ दे। क्योंकि छोटे बच्चों में चांसेस है उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पे, एज, हाइट, सरफेस एरिया के बेसिस पे टॉक्सिसिटी हो पाए या थेरेप्यूटिक इफेक्ट थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट में शो कर दे, तो वहाँ पे वो देखना पड़ता है, उसको मेंटेन कर पाएँ कि सेफ डोज है या नहीं। साथ ही साथ अलर्ट को जारी कर देना चाहिए कि ये ड्रग इंट्रैक्शन हो सकते हैं इन केस। तो ये पॉलिसीज़ हमारे प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट के बेसिस पर आती है। फिर हमारी जो आउट पेशेंट होते हैं उनका भी प्रिस्क्रिप्शन मैनेज करना पड़ता है।
आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट में ना मेडिकेशन नीड को एड्रेस किया जाता है, जैसे पोस्ट डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज के बाद में जो मेडिकेशन की ज़रूरत है उसको देखा जाएगा, साथ ही साथ जो वो आउट पेशेंट सेटिंग्स हैं वहाँ देखा जाएगा। तो उसका पर्पस ये है कि मेडिकेशन को एड्रेस किया जाए प्रॉपरली। साथ ही साथ जो पॉलिसीज़ आती हैं वहाँ लिमिट डिस्पेंस्ड हो जाता है क्वांटिटीज़ का, कि जिससे कि ओवर यूज़ ना हो पाए, ज़्यादा यूज़ ना कर पाए। अगर वहाँ पे प्रिस्क्राइबर ने 7 डेज़ का ही उसको लिखा है तो सिर्फ फार्मेसी से सिर्फ उसको डिस्पेंस 7 डेज़ की ही मेडिकेशन हो। ऐसा नहीं है अगर वो कहता है हमें 15 डेज़ की दे दो तो नहीं देना है, क्योंकि ओवर यूज़ हो सकता है, चांसेस है उसको गलत तरीके से यूज़ किया जाए। और कुछ गाइडलाइंस होती है रिफिल्स कराने की, अगर प्रिस्क्रिप्शन रिफिल कराना है उसकी भी गाइडलाइन सेट की जाती हैं। वो यहाँ पे यही कमेटी होती है पर्टिकुलरली, वही सेट करते हैं गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ कि आप अगर कोई भी आउट पेशेंट सर्विस है या आउट पेशेंट है ओपीडी के टाइम पर, तो वो सिर्फ 7 डेज़ का प्रिस्क्रिप्शन ही बनाएंगे या 3 डेज़ का प्रिस्क्रिप्शन ही बनाएंगे। एवरी हॉस्पिटल हैज़ इट्स ओन पॉलिसीज़, सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी उनका उन्हीं की तरीके से होता है। साथ ही साथ वो पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। पॉलिसीज़ में ये लिखा है जैसे कभी भी आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, वहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग होगी, जिससे कि वो, अब देखो हर किसी को नहीं पता होता कि कैसे ड्रग यूज़ करना है, कैसे उसकी सेफ्टी मैनेजमेंट हो सकता है, कि आप ऐसा नहीं है कि ड्रग जो यूज़ की जा रही है मेडिकेशन है वो हमेशा सेफ़ हो। चांसेस हैं वो कभी कभी थोड़ा सा हार्मफुल इफेक्ट भी शो कर सकती है अगर आप उसको प्रॉपरली ना लो तो उसके बेसिस पर पेशेंट काउंसलिंग होती है हमारी। फिर जो ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर्स आते हैं, देखो जैसे कभी कभी बहुत लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक मेडिकेशन यूज़ होती है, वो अननेसेसरी होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक तरीके से वहाँ पे थोड़ा हैबिचुअल हो जाती है हमारी बॉडी ना, रेजिस्टेंस भी डेवलप करने लगती है। तो हमें ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देना चाहिए कुछ ऑर्डर्स को। उस ऑर्डर को स्टॉप करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनी है उनको प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंट करने के लिए ही ये बनाया गया है उस पॉलिसीज़ में। एक आप सोचो, देखो कि जैसे ड्यूरेशन लिमिट होती है, कुछ ड्रग की, सर्टेन ड्रग्स की लिमिट होती है कि इतने टाइम तक ही देना है। अब आपने एंटीबायोटिक्स का कोर्स सुना होगा, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के कोर्स में 3 डेज़ का होता है, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए 3 डेज़ का कोर्स कराएंगे अगर किसी प्रिस्क्राइबर ने आपको रिकमेंड किया है। 5 डेज़ का होगा अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, वैसे 3 डेज़ में ही वर्क कर जाता है ऑलमोस्ट, 5 डेज़ है। फिर हमारा 7 डेज़ का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आता है। ये 3 ट्रीटमेंट चलते हैं। ये थोड़े से सीवियर केसेस में दिए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या फिर एक तरीके से कोई बॉडी में हो जाता है प्रॉब्लम, तब दिया जाता है। तो ये लिमिट सेट कर देते हैं, सिर्फ यहाँ तक आता है, 7 डेज़ तक पहुँचने ही नहीं देते। 5 डेज़ ही उनका कह देते हैं यही लिमिट है, इस ड्रग को यहीं पर 5 दिन के बाद रोक देना है। वैसे 3 दिन तक ही बोलेंगे वो आपको लेने के लिए, 3 दिन के बाद नहीं बोलते। रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देखो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, समय के अनुसार और समय के साथ साथ उसको देखना ज़रूरी है, कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। और अगर आता है, आपको टेस्ट मिस कर देते हो, तो चांसेस आपको क्या करना है, डिसकंटिन्यूशन होना चाहिए। ये हमारी पॉलिसीज़ ऑलरेडी मेंटेन होती हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सब कुछ देखते रहते हैं, और प्रोवाइडर ओवरराइड कर सकता है, मतलब एक तरीके से इस पॉलिसी को मतलब नज़रअंदाज कर सकता है, आप ये कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर उसको लगता है प्रोवाइडर को कि कंटिन्यूएशन ज़रूरी है, जैसे उसको लगता है एंटीबायोटिक अभी 1-2 दिन और खा सकते हो या 2 दिन और लेनी चाहिए, तो वो इसको ओवरराइड कर जाएगा। ऐसा नहीं होता, कुछ देखो हर जगह एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वहाँ मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब जैसे हमारी इमरजेंसी ड्रग लिस्ट मैनेजमेंट होता है, वो असेंशियल ड्रग्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर इमरजेंसीज में ही अवेलेबल होती हैं, ठीक है, वो मेक श्योर करते हैं कुछ इमरजेंसी है तो वहीं पर उसको लिया जाए। ऐसा नहीं है सिंपली उसको आप नॉर्मल डे टाइम या फिर नॉर्मल डिलीवर कर दो, नहीं, वो असेंशियल ड्रग है, इमरजेंसी में ही मिलेगा। पॉलिसीज़ होती हैं, एक लिस्ट होती है इमरजेंसी ड्रग की, कंपाइल किया जाता है उन्हें टाइम के हिसाब से। वो जो हमारी फॉर्मुलरी मैनेजमेंट था जिसमें ड्रग लिस्ट मेंटेन की जाती थी, ये हमारी इमरजेंसी ड्रग लिस्ट है। यहाँ पे इमरजेंसी लिस्ट मेंटेन की जाएगी जो इमरजेंसी में ही दिया जाएगा। फिर इसका एक एडुकेट स्टॉक लेवल होना चाहिए। देखो साथ ही साथ एक्सपायरेशन जो है उसका मॉनिटर होना चाहिए। ड्रग ऐसा नहीं है रखे रखे खराब हो गए, एक्सपायर हो गए, नहीं, वो सब मेंटेन होना चाहिए, सब कुछ देखते रहना चाहिए। और साथ ही साथ स्टाफ जो है, जो भी स्टाफ है उसको ट्रेन होना चाहिए। ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत इसलिए होती है जब भी इमरजेंसी ड्रग यूज़ की जाएगी या एडमिनिस्टर की जाएगी तो उसे पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी एसेंशियल ड्रग हैं,
ठीक है, जैसे आप सोचो, ऐसा नहीं है कि ये ड्रग को नहीं थी एसेंशियल ड्रग बट स्टिल इमरजेंसी में, नहीं ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर एसेंशियल ड्रग्स होती हैं उनको पर्टिकुलरली इमरजेंसीज में दिया जाता है। तो ये हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, ये एक तरीके से हमारी जो मेडिकेशन प्रैक्टिस है उसको सेफ बनाया जाए और इफ़ेक्टिव बनाया जाए। तो इसलिए हमारी ये कमेटी है, ये पॉलिसीज़ बिल्ड करती है कि किसी का नुकसान ना हो, सबको फ़ायदा हो एक तरीके से। आप ये टेबल देखो, ये एक जनरल गाइडलाइंस के बेसिस पर बनाया गया है। जो हमारा क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट है या पेशेंट फैक्टर है उसके बेसिस पर है ये हमारा। जैसे ये हमारी ड्रग्स हैं सारी, फॉर एग्जाम्पल ले लो, एडेनोसिन है, अडल्ट डोज उसकी यूजुअल रहेगी, फॉर एग्जाम्पल 6 mg रैपिड IV पुश, ठीक है। इसको रिपीट कर सकते हैं, मे रिपीट विद 12 mg, ठीक है, ये हो सकता है। बट इंडिकेशन ये है, ये चांसेस क्या कर सकता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कॉज कर सकता है, ठीक है। आप ले सकते हो बट उसको, उसका एक इंडिकेशन है इस चीज़ से। साथ ही साथ ये सारी अदर ड्रग्स हैं, आप एक बार पढ़ लेना। इससे क्या होता है कि आपको यूजुअल अडल्ट डोज और उसको यूज़ करने के बाद अगर आप उसको दोबारा यूज़ कर लेते हो या पॉलिसीज़ के बेसिस पर नहीं होता है, लाइक इमरजेंसी मेडिकेशन है, तो उससे एक इंडिकेशन जो है वो एक तरीके से हो सकता है। या फिर ऐसा आप समझो कि जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन को 0.3-0.5 mg इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस में दिया जाएगा। जब भी कभी जैसे एनाफाइलैक्सिस होता है, किसी किसी को हो जाता है, तब भी उसको ट्रीट करने के लिए दिया जा सकता है, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में एपिनेफ्रिन 1 mg IV या IO दे सकते हो एवरी 3 to 5 minutes। तो ये हमारी इमरजेंसी मेडिकेशन है, आप इनको पर्टिकुलर इमरजेंसी टाइम पर ही यूज़ करोगे।